Assalamualaikum everyone. So today we are going to start black body radiations. ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है और बहुत आसान भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाया किस अंदाज में गया है। तो हमें हमारे टीचर ने ये बड़ा आसान करके पढ़ाया था, तो मैं भी आज आपको उसी तरीके से पढ़ाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज द फर्स्ट एवर इशू दैट वाज क्रिएटेड बिटवीन द क्लासिकल फिज़िक्स, और यही वजह थी क्लासिकल फिज़िक्स के फेलियर की। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट वॉज द फर्स्ट इशू ऑफ फेलियर ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स। इसी की वजह से इट गेव बर्थ टू क्वांटम फिज़िक्स या फिर मॉडर्न फिज़िक्स आप कह सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। लेट मी डिफाइन इट फर्स्ट। एक ब्लैक बॉडी, अब आपके दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि कोई काले रंग की जो बॉडी होगी उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो नो, इट्स नॉट ट्रू। कोई भी कलर की बॉडी ब्लैक बॉडी हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है या फिर एक आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है। एक आइडियल ब्लैक बॉडी में और एक रियल ब्लैक बॉडी में बड़ा फ़र्क है। एक आइडियल ब्लैक बॉडी हमारी एज्यूम्ड ब्लैक बॉडी है, और रियल ब्लैक बॉडी वो है जो हमने खुद बनाई है लेबॉर्ट्री में। तो आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती है वो मैक्सिमम जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। 100% रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करती है, और उसमें 0% रेडिएशन जो है वो एमिट होती है। इसका मतलब है कि वो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है और 0% रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है या फिर एमिट होती है। एक ब्लैक बॉडी जो है वो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और वो किसी भी कलर की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ब्लैक होल के बारे में सुना होगा। तो ब्लैक होल क्या ब्लैक है? नहीं, ब्लैक होल तो एक बड़ा ब्राइट है और उसमें वो सारी जो लाइट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारी वो एक आइडियल ब्लैक बॉडी की एग्जांपल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रियल ब्लैक बॉडी। एक रियल ब्लैक बॉडी जो होती है वो हम लोग खुद बनाते हैं लेबॉर्ट्री में। वो 100% आइडियल ब्लैक बॉडी जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग उसको आइडियल ब्लैक बॉडी जैसा बना सकते हैं। तो आइडियल ब्लैक बॉडी जो है वो जो आइडियल एब्जॉर्बर होती है और एमिटर भी होती है। नॉट 100% आइडियल एब्जॉर्बर, लेकिन 95% या 90% हम उसको इस तरह का बना सकते हैं। एक आइडियल ब्लैक बॉडी मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है एंड देयर इज़ अ कैविटी ओवर हेयर। यहाँ पर मैंने कैविटी बनाई है जहाँ से मेरी जो रेडिएशन है वो इसके अंदर जाएगी, फॉल करेगी। रेडिएशन जो है वो रिफ़्लेक्ट होगी, फिर दोबारा अंदर ही रिफ़्लेक्ट होगी और फिर यहाँ से एमिट भी होगी। तो मैंने देखा कि जो एक हॉलो कैविटी है इसके अंदर, जिससे रेडिएशन यहाँ से जो कैविटी है इससे एब्जॉर्ब भी हो रही है और एमिट भी हो रही है। तो ये मेरे पास एक आइडियल ब्लैक बॉडी है। ज़ाहिर है ये बिल्कुल आइडियल ब्लैक बॉडी से जैसी तो नहीं है, लेकिन ये एक रियल ब्लैक बॉडी है, तो कुछ ना कुछ ये आइडियल ब्लैक बॉडी जैसी है। तो ये हर तरह की रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और एमिट भी करती है। अब जो रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करती है तो उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हम लोग प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान। जो ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि ये कंटिन्यूसली हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही होती है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये मोस्टली एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 19 में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो बनता है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान, इंटेंसिटी और वेवलेंथ। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। तो इंटेंसिटी ज़्यादा करने से एनर्जी भी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर ज़्यादा करने से भी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी।
तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. नंबर 1 इज़ द टेम्परेचर एंड देन नंबर 2 इज़ नेचर ऑफ मटेरियल, कि हम मटेरियल की नेचर क्या है. नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि प्लैटिनम है, कॉपर है, या क्या, किस मटेरियल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे पास एक प्लैटिनम वायर है और मैं उसके डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं मेरे पास टेम्परेचर की भी, और डिफरेंट कलर्स आते हैं. तो लेट मी सी कि अगर मैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखूं तो मेरे पास डल रेड कलर आता है. और वी नो दैट कि रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और टेम्परेचर जो है ये सबसे कम है. इसके बाद टेम्परेचर मैं ज़्यादा करती जाती हूँ, 900 कर देती हूँ, फिर मैं 1100 कर देती हूँ, फिर मैं 1300 कर देती हूँ और मैं 1600 कर देती हूँ. तो आई सी डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वेवलेंथ की वैल्यूज़ आ जाती हैं मेरे पास. डल रेड है, फिर 900 पे चेरी रेड कलर शो करता है, उसके बाद ऑरेंज रेड, फिर येलो और वाइट फाइनली. तो मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हूँ, टेम्परेचर नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो वेवलेंथ मेरे पास डिक्रीज़ हो रही है. वाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है. तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर और वेवलेंथ का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है. अब ये रिलेशन मैं आपको आगे जाके मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगी. ये साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है इस बात को. इसके बाद दो साइंटिस्ट थे हमारे पास हमारे कोर्स में. उनका काम तो नहीं है उन साइंटिस्ट का, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था जिसके थ्रू हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आया था, या ग्राफ आप कह सकते हैं, एक स्पेक्ट्रम ग्राफ. तो ये ग्राफ हमारे सिलेबस में ज़रूर है, तो मैं इसको कवर करूँगी, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे सिलेबस में नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ. अब हमारे पास जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा यूनिफॉर्मली एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है. एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये बात आपको ग्राफ से समझ आ जाएगी. अब लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ. यहाँ पर मेरे पास इंटेंसिटी है, ये मेरे पास हो गया वेवलेंथ, ये इंटेंसिटी. तो मैं बुक वाला ही ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये ग्राफ की बन रहा है, एक ग्राफ मेरे पास ये बन रहा है, एक ग्राफ मेरे पास ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है. तो थोड़ा सा रफ है लेकिन आपको समझ आ जाएगी बात की. तो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं लैम्डा मैक्स की. जैसे जैसे मैं एनर्जी इंक्रीज़ कर रही हूँ, इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है. इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर भी मेरा इंक्रीज़ हो रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मेरे पास एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और वेवलेंथ जो है कम हो रही है मेरी इंटेंसिटी ज़्यादा करने से. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो मेरी वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, और टेम्परेचर आप कह सकते हैं. तो एरिया अंडर जो कर्व है ना, वो मुझे एनर्जी देता है, ये जो एरिया अंडर कर्व है. अब इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ और वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये दो लॉज प्रूफ किए गए थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए. तो स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने हमें क्या कहा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके लॉ को एक्सप्लेन करूँगी. स्टीफन बोल्ट्जमैन, आई एम सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग इन स्पेलिंग्स. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने हमें क्या एक्सप्लेन किया कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के 4 टाइम्स, या फिर जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के 4 टाइम्स. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी निकालते हैं तो हम लोग कोई कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ पर कांस्टेंट जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और उसको सिग्मा भी कह सकते हैं. तो इसका क्या मतलब है कि एक यूनिट इंक्रीज़ करने से अगर टेम्परेचर को मैं डबल कर रही हूँ तो इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी. इंटेंसिटी या फिर एनर्जी आप कह सकते हैं इसको, इंटेंसिटी भी. तो एक यूनिट इंक्रीज़ करने से मेरा जो इंटेंसिटी में वो कितना इंक्रीज़ आएगा. तो यहाँ पर एक MCQ आता होता है कि अगर इफ़ टेम्परेचर इज़ डबल्ड, व्हाट विल
बी द इंटेंसिटी। तो इसको सॉल्व करें, वीडियो को स्टॉप करके, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें वीडियो को स्टॉप करके। मैं आपका 2 मिनट वेट करती हूँ। अगर आपका आंसर आ गया है तो इसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें। सो आई विल बी वेटिंग फॉर 2 मिनट्स हेयर। अच्छा, तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो है E इज़ इक्वल्स टू सिग्मा। जो ऊपर फॉर्मूला है उसमें टेम्परेचर कितना का है उसने, कि हमें 2 टाइम डबल करना है टेम्परेचर को, तो 2 इंटू 4 E इज़ इक्वल्स टू सिग्मा। तो कितना हो जाएगा 2 का 4, 2 की पावर 4 16 और T4 16 सिग्मा T4। अच्छा, ये सिग्मा, इसको आप 6 मत समझ लीजिएगा, आई एम सॉरी अगर आपको ये 6 लग रहा है, लेकिन ये सिग्मा है, सिग्मा। तो सिग्मा T4 को मैंने सेपरेट कर लिया और 16 को सेपरेट कर लिया। तो आपको ऑलरेडी पता है कि E इज़ इक्वल्स टू सिग्मा T4। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह E0 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि E इज़ इक्वल्स टू सिग्मा T4। तो इसकी जगह मैं E की लगा सकती हूँ, लेकिन E तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है लेफ़्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड पर मैं क्या करूँगी कि E0 लिख दूँगी। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास नई इंटेंसिटी या नई एनर्जी आएगी वो 16 टाइम्स ज़्यादा होगी टेम्परेचर को डबल करने से। तो ये MCQ आता होता है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ग्राफिकली इसको समझाना चाहूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हूँ ना, तो लेम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है। आई एम सॉरी, लेम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती जाती हूँ। माय बैड, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से लेम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास कम होती जाएगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखें टेम्परेचर यहाँ पर इतना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ 3000। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हूँ मैं 4000। टेम्परेचर को मैंने और इंक्रीज़ किया 6000। तो आई एम हेयर ऑब्जर्विंग कि जो लेम्डा मैक्स की वैल्यू है, लेम्डा मैक्स जो है वो पीछे आता जा रहा है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, तो लेम्डा मैक्स जो है वो पीछे आता जा रहा है जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती जा रही हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, लेम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी, और यहाँ पर लेम्डा। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती जा रही है और लेम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, पीछे आता जा रहा है लेम्डा मैक्स। तो इसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर देती हूँ। लेम्डा मैक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया ग्राफिकली। लेम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू, इन्वर्स का साइन हटाएंगे और मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद कांस्टेंट लगाऊंगी, कांस्टेंट 1/T। तो T यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेम्डा मैक्स इंटू T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 2.9 इंटू 10⁻⁻34 है आई गेस, या -2 है, 0.2898 है इसकी वैल्यू। तो खैर वो आप बुक से चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो हमने देखा कि इसका इन्वर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, लेम्डा मैक्स का। तो ग्राफिकली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्लासिकल फिज़िक्स यहाँ पर आके क्यों फेल कर गई। क्लासिकल फ़िज़िक्स जो कहती थी कि जो रेडिएशन है ना वो कंटिन्यू उसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो कहती थी कि रेडिएशन जो है उसमें एनर्जी की जो वैल्यू है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमने देखा कि जो मेरा ग्राफ है वो पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो मैं इस ग्राफ की बात कर रही हूँ ये ऊपर जाता है। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये वाला रीजन, ये सारा विजिबल में लाई करता है, ये इंफ्रारेड है इससे पहले। तो
तो ये जो मेरे पास थ्योरी थी क्लासिकल फिज़िक्स की, वो ये कहती थी कि यहाँ से आगे ये स्टेट ऊपर चले जाता है और ये हमें इनफाइनाइट हो जाता है, ये हमें नहीं नज़र आता। लेकिन हमें जो ये क्वांटम फिज़िक्स ने एक्सप्लेन किया कि ये ऐसे तो नहीं होता, ये तो नीचे आ जाता है, ग्राफ ड्रॉप कर जाता है। तो इसी को क्वांटम फिज़िक्स ने एक्सप्लेन किया कि इंटेंसिटी इज़ नेवर इन्फिनिटी। इंटेंसिटी जो है वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकती, ये हमने यहाँ से देखा है कि ये तो नीचे आती है और विजिबल रीजन में आ जाती है। तो इन्फिनिटी कहती थी क्लासिकल फिज़िक्स और इसको बाद में एक्सप्लेन किया क्वांटम फिज़िक्स ने। इसको दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया, जिनका पहला का नाम है मैक्स प्लैंक, वेरी फेमस साइंटिस्ट। उसके बाद आइंस्टाइन ने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया। इसको थ्योरी को, ये तो एक थ्योरी थी, इसको मैथमेटिकली इन्होंने प्रूफ किया। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी ये सिर्फ एक थ्योरी थी, इसको मैथमेटिकली जो एक्सप्लेन किया वो मैक्स प्लैंक ने और आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया बाय द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। तो वो भी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक है मैक्स प्लैंक की थ्योरी का। तो आई एम होपिंग कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं आप ज़रूर आंसर करूँगी। और कोई अगर पॉइंट मेरे से मिस हो गए तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसको भी कवर कर दूँगी। कोई इशू आ रहा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट शेयर एंड लाइक। दिस इज़ अलिशबा सजाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।